बात करेंगे 23 जून को विपक्षी एकता के लिए, जब 15 दल एक साथ पटना में जुटे, एक मंच पर आकर वो नजर आए तो एक बड़ा संदेश दिया। ये वो पार्टियां थी जो 2024 में मोदी सरकार को हराना चाहती हैं। इस मीटिंग में कई ऐसे बातें हुई जो कि इस एकता के प्रयासों पर बड़े सवाल भी छोड़ गई। सवाल अब ये भी है कि पटना के आगे अब शिमला में, जहां इसका सेकंड फेज मीटिंग का करने की तैयारी है, वहां होगा क्या? ये रिपोर्ट आप देखिए। खूब हुआ मंथन, पर क्या मिले मन? पटना से शुरुआत, शिमला में अगली बात। लालू राहुल की शादी करवाएंगे, पीएम किसे बनाएंगे? अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। विपक्षी दलों में करार, बीजेपी का वार। पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक कर 24 में बीजेपी को हराने का जो खाका खींचा, उसकी हकीकत क्या होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये तय हुआ है कि बात करने की शुरुआत जो हुई है, उसे अब शिमला में नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। यानी ये कोशिश थी कि पहले सब साथ आएं, एक दूसरे पर विश्वास जताएं, फिर मुद्दों की बात की जाएगी। पर सवाल तो अभी सबके साथ आने पर ही है, क्योंकि केजरीवाल के अध्यादेश वाला राग, उमर की केजरीवाल पर टीस और स्टालिन और सीपीएम की जल्दी ने बहुत सवाल खड़े किए। हालांकि संदेश यही देने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल है। एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही बीजेपी के मुकाबले सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है और इस विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस के रोल पर ही सबसे ज्यादा पेंच है। यही कारण है कि लालू यादव ने जब राहुल की शादी की बात की तो उन्हें दूल्हा बनाने को तो कहा, तो इसके सियासी संदेश दूर तक माने जा रहे हैं। देखिए, बैठक बहुत सफल रही, इसका संदेश बहुत अच्छा गया। जो लोग माने भारतीय जनता पार्टी का जो 9 वर्षों का शासन है, इस शासन के दरमियान जिस ढंग से देश का वातावरण जहरीला बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को मैंने समाप्त करने की कोशिश हो रही है, संविधान से इतर, संविधान के विरोधी मैंने सारा काम जो है हो रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था देश की जनता से, उसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि बीच में उन्होंने मैंने नोटबंदी किया, जिस ढंग से कोरोना के समय में पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया। इन सब का इतना बुरा प्रभाव पड़ा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या में भारी इजाफा जो है हो रहा है। खुद सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बताया है। और देखिए, विपक्ष की एकता के लिए प्रयास करना तो सराहनीय है और प्रयास होना भी चाहिए। समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन बीजेपी को रोकना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को रोकना, ये किसी रीजनल पार्टी के बस की बात है। विपक्षी दलों के मुद्दे अलग हैं, राज्यों में ताकत अलग है, लेकिन वक्त के हिसाब से सियासी गुड़ा भाग को देखकर सब एकता को ही आखिरी विकल्प मान रहे हैं। यही कारण है कि अब बैठक के बाद 24 के लिए अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए गए हैं। ये जो कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी। ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। 2024 का चुनाव लोकसभा का आखिरी चुनाव है।
इसलिए लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमको एक साथ रहना है, चुनाव लड़ना है। राजनीति और सत्ता की राजनीति बाद में देखें। बैठक में सारा रंग जमा दिख रहा था, लेकिन केजरीवाल की अध्यादेश वाली जिद ने विपक्षी एकता के सवालों को बढ़ा दिया। ऐसे में अब पार्टी शिमला की बैठक में जाएगी कि नहीं, विपक्षी एकता में शामिल होगी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए सभी लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता नहीं है कि वो सेम थॉट रखती है। ऑर्डिनेंस, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे अगर आप देखें, जिस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां ख़त्म कर दी गई, उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही है, समर्थन की बात नहीं कर रही है, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है, और उनके नेता कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस को ही सही बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में कहीं से भी इच्छुक है। विपक्ष एक तरफ इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है, उसे लग रहा है कि तरबूजे को देखकर तरबूजा पकेगा। दूसरे विपक्षी दल जो अभी तक साथ नहीं हो सकता कहते थे, कल वो भी हामी भर देंगे। नहीं तो जितने साथ हैं वही मुकाबले के लिए आगे बढ़े। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मीटिंग पर चुटकी ली है। राहुल की शादी से लेकर केजरीवाल के रुख तक पर सियासी हमला किया। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सवाल तो ये कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, क्या ये अपने अपने राज्य में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार हैं क्या, सीट देने के लिए तैयार हैं क्या? सीट का मतलब 2-3 सीट नहीं होती है। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों के लिए विपक्षी एकता का मतलब है कि अपने राज्य में हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। वो कांग्रेस के लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है। कांग्रेस को करें कि आपको घुसने की जरूरत नहीं, आप जाइए मध्य प्रदेश, आप जाइए राजस्थान, आप 150-200 सीटों पर चुनाव लड़िए, बाकी सीटों पर हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। क्या लगा आपको इस पूरी बैठक पर? देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा, तो कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय कर लिया है।